तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको हिंदी में व्रत कहते हैं। इसका हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है। और आज का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। तो चलो, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें एक चित्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है जो कि एक व्रत है। इसके अंदर एक केंद्र है जो कि ओ है, और त्रिज्या क्या है, ओपी। ओपी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और जीवा पी क्यू है, जिस पे लंब ओ आर 6 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू का मान बताओ। देखो, इसका हम लोगों ने जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई भी व्रत की जीवा होती है, अगर केंद्र से उस पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि पी आर जो है वो आर क्यू के बराबर होगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पी आर बराबर आर क्यू। ये प्रमेय थी जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी, ठीक है। पी आर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आधार है, ठीक है। तो समकोण जो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, तो वहाँ से पी आर क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा अंडर रूड, ये कर्ड का स्क्वायर, कर्ड क्या हो जाएगा इसमें 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, ये कितना निकल के आएगा 8, ठीक है। तो पी आर 8 है तो आर क्यू भी 8 आएगा, ठीक है। तो ये भी 8 और ये भी 8, तो पी क्यू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यही हम लोगों को निकालना था। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त दे रखा है, वृत्त सी है। ये वृत्त को एक तरीके से डिनोट करने का तरीका है कि सी मतलब सर्कल हो गया, ब्रैकेट लगाते हैं, ओ मतलब उसका सेंटर हो गया यानी कि केंद्र, और आर क्या होगी उसकी त्रिज्या। इसका लघुचाप दे रखा है पी क्यू। पी क्यू लघुचाप की बात कर रहे हैं तो ये अंदर वाला एंगल की बात कर रहे हैं जो कि 200 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो दीर्घचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। अब ये वृत्त है, जब ये लघु है तो ये बाहर वाला क्या होगा दीर्घ चाप होगा, ठीक है। तो ये 200 है, अब पूरा 360 होता है, तो 360 में से हम लोग ये 200 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 160 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में पूछा है, रेडियन में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और इसको जब काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8 पाई/9, ठीक है बच्चों। तो यही क्या हो जाएगा इसका मान, ठीक है, दीर्घचाप का रेडियन में। अब चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। इसमें एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र है ओ, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जो कि 17 सेंटीमीटर है। ओ सी, ओ सी एक लंब है, यहाँ पे दे नहीं रखा है लेकिन यहाँ पे सिंबल बना है ये वाला, तो इसका मतलब होता है ये लंब है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो जीवा ए बी की लंबाई याद कीजिए। उसी तरीके से करेंगे, ए सी निकाल लें हम लोग, निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और उसका डबल कर देंगे तो ए बी निकल आएगा। ये आप लोग खुद से सॉल्व करना। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए बी होगी उसकी लंबाई आएगी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे वृत्त दे रखा है ओ एम लंब ए बी, यानी ओ एम ए बी पर लंब है, ए बी एक त्रिज्या है और ओ एम, ठीक है, इस जीवा पर लंब है। त्रिज्या ओ सी ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हम लोग एक तरीके से यहाँ पे भी डाल सकते हैं त्रिज्या, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ओ सी 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए बी एक त्रिज्या है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितनी हो जाएगी, ए एम हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी आधी होती है, ठीक है। तो ओ एम की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि ओ एम निकालना है, ठीक है। ओ ए पता है हम लोग को 5 सेंटीमीटर है, ए एम पता है हम लोग को 4 सेंटीमीटर है, तो ओ एम निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से ओ एम क्या आ जाएगा अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि कर्ड का स्क्वायर, कर्ड क्या है इसमें ओ ए, ओ ए कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस
आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ओ एम निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये अभी स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सिंपल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो वो आप लोगों की आदत में बना रहेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे और कुछ आज के लेक्चर में हम लोग प्रमेय भी देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी जीवा है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त का व्यास ए सी है जो कि 26 सेंटीमीटर है। तो जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि जीवा ए बी है, इसकी वृत्त का केंद्र ओ से दूरी निकालनी है, यानी कि एक तरीके से हम लोग इस पर लंब डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अलग चित्र बना ले रहे हैं। एक ये वृत्त है, ठीक है, ये जीवा है ए बी। ठीक है, अगर व्यास इसका 26 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूरी निकालनी है तो इस पर हम लोग एक तरीके से लंब डाल सकते हैं। जब लंब डालेंगे तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ए बी 10 सेंटीमीटर है तो हम इसको ओ तो इसका सेंटर है, इसको हम मान लेते हैं बिंदु पी। ठीक है, तो ए पी क्या हो जाएगा, ए पी यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ पी हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे आएगा, ओ पी आ जाएगा अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ओ पी आ जाएगा एक तरीके से यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, यानी कि अंडर रूट में बनेगा 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का। तो ओ पी आ जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये भी सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, अभी हम लोग जो ऊपर सॉल्व कर चुके हैं बिल्कुल उसी की तरह। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें कहा गया है कि ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं, जहाँ ए बी 10 सेंटीमीटर है और सी डी 24 सेंटीमीटर है, और ए बी और सी डी जो दो त्रिज्याएँ हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर हैं, और ए बी और सी डी के बीच की दूरी कहा गया है कि 17 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे दिखा रखा है, नीचे सॉल्व कर रखा है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, इसमें दो जीवाएँ दे रखी हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ठीक है, और कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो दो जीवाएँ हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे के समांतर भी हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर हैं, और देखिए अब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 17 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने क्या किया, मतलब बीच की दूरी निकाल ली है, मतलब बीच की दूरी दे रखी है यानी कि 17 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, केंद्र से होते हुए एक लाइन खींची। ठीक है, जो कि दोनों जीवाओं पर लंब होगा। ठीक है, लंब होगा क्योंकि किसी भी केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जो है उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में प्रमेय देखी थी। ठीक, तो हम लोगों ने एक लंब डाल दिया दिखाने के लिए कि इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या किया, देखिए सी से ओ को मिलाने, यानी केंद्र ओ को मिलाने वाली एक रेखा खींची। इसी तरीके से जीवा ए बी से बिंदु ए से और वृत्त के केंद्र से मिलाती हुई एक मतलब रेखा खींची। ठीक है, तो ये जो रेखा है यानी कि लाइन है, ये क्या होगी, यही क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, जो कि केंद्र से और इस जीवा के एक बिंदु से मिलती है, यही क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने इस ऊपर वाले भाग को x मान लिया, तो नीचे वाला हो जाएगा 17 माइनस एक्स। ठीक है,
और हम लोगों ने केंद्र से लंब डाला है जीवा पर, ठीक है। तो ये बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि इस बिंदु को हम लोगों ने P मान लिया, और नीचे वाले को यानी कि जहाँ पे लंब यहाँ पे काट रहा है जीवा को, AB को, वहाँ पे हम लोगों ने Q मान लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, दो समीकरण बना लिए, ठीक है। एक बार त्रिभुज ले लिया PCO, यानी कि PCO ये वाला त्रिभुज, और दूसरे में ये वाला त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इन दोनों में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय लगा के इक्वेशन बनाई है। R² बराबर ये पूरी 24 थी CD, ठीक है। तो CP कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पर लंब है तो इसको आधा आधा बांटेगा। तो R² बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ड का स्क्वायर है, तो समीकरण में पाइथागोरस प्रमेय जब कर्ड का स्क्वायर हम लोग कर्ड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 12 का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से त्रिभुज OAQ, यानी कि OA और Q, यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो R² बराबर आ जाएगा, यानी कि इस ये नीचे वाली हो जाएगी 10 सेंटीमीटर थी, तो आधा आधा बांटेगी तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये कितनी थी 17 - x, ठीक है। तो इन दोनों समीकरणों में R² और R² कॉमन है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर होंगे। इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो x आ गया 5 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने किस में रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। जब समीकरण नंबर 1 में रखा तो हम लोगों की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 13 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हम लोगों ने इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में AB और AC दो जीवाएँ हैं, ठीक है। जहाँ AB और AC 6 सेंटीमीटर है, और जीवा BC की लंबाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे कर रखा है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ पे AB और AC ये दो जीवाएँ हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है कि यानी कि जो नई जीवा बनेगी, यानी बिंदु B को और C को मिला देंगे तो एक नई जीवा बनेगी BC, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस बिंदु इस बिंदु O से ये बिंदु A B और C से हम लोगों ने एक लाइन खींच ली, जो कि क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OA बराबर OB बराबर OC जो कि त्रिज्या है, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि बिंदु O से यानी कि वृत्त के केंद्र से हम लोगों ने इन सभी जीवाओं पर लंब डाल दिया, ठीक है। तो AB पर लंब जाएगा तो ये P हो गया, और AC पे लंब Q हो गया, और BC पे लंब M हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये OM जो था ये हमको पता नहीं है, ठीक है। हम लोग OQ और OP हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, AB 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा पे लंब जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे तो PO आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से OQ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वृत्त के केंद्र से जीवा BC जो है उसके जो लंब डाला है उसकी लंबाई हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है जीवा, तो इसको हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है। तो OM यानी कि OM, ठीक है, M ये लंब जहाँ पे जीवा को काट रहा है उसको M मान लिया जीवा BC पे, तो OM हम लोगों ने मान लिया x है, यानी कि ठीक है इसकी लंबाई कितनी है, x है, यानी कि इसकी दूरी जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है BC की, x। तो बड़ा त्रिभुज लिया है ABM, यानी कि AB और M, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इस BC की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अगर हम BM की निकाल लें या फिर CM की निकाल लें, ठीक है, तो इसका दोगुना कर देंगे तो पूरी त्रिज्या की इस जीवा की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे BM क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा,
और ए बी क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, कर्ण हो जाएगा, और ए एम लंब हो जाएगा। तो बी एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लंब कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या पहले से ओ ए 5 थी और ये एक्स और हो गई, तो 5 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम लोगों ने कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ओ एम सी यानी कि ओ एम सी, ये वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। इसमें अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये त्रिज्या है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, तो ये सी एम जो है एम सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एम सी क्या है यहाँ पे, आधार है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बी एम और एम सी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीरो पर डाला गया लंब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में हम लोगों ने प्रमेय देखी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो बी एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर दोनों बराबर होंगे, यानी कि बी एम बराबर एम सी है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को बराबर रखेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस में आएगा। ठीक है, तो हम लोग लंबाई को हम माइनस में लेते नहीं है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब क्या निकालना था हम लोगों को, जीवा की लंबाई, यानी कि ये x पता हो गया। अब हम लोग इस वाले समकोण त्रिभुज और ओ एम सी वाले समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इस आधार की लंबाई निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो पूरी जीवा बी सी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज ओ बी एम कौन सा था, ओ बी एम ये पहले वाला ही त्रिभुज था। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो बी एम बराबर कितना आ जाएगा, ये बी एम ये आधार की होगी, तो बी एम बराबर अंडर रूट त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 5 का स्क्वायर और माइनस लंब क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स कितना आ गया 1.4। तो 1.4 का स्क्वायर करेंगे, तो जब बी एम को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ये क्या है, सिर्फ बी एम की लंबाई है, यानी कि सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, ये सिर्फ बी एम की लंबाई निकल के आई है 4.8। इसका डबल कर देंगे तो पूरा जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी, यानी कि जो बी सी जीवा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4.8 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूँ, ताकि आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी तो आप लोगों को ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि जीवा दे रखी हैं दो ए बी और सी डी जो कि एक दूसरे के समांतर हैं, और वृत्त का केंद्र ओ है और वृत्त का व्यास ए डी है। हम लोग को सिद्ध करना है कि दो जीवाएँ वो हैं वो बराबर होंगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, यहाँ पे चित्र यहाँ पे दे रखा है। तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज दे रखे हैं दो, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध कर लेंगे, ठीक है, तो क्यू डी बराबर ए पी आ जाएगा और एक केंद्र से ये जीवा पर लंब चला जाएगा, तो ए पी पी बी के बराबर आ जाएगा और क्यू डी सी क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और क्यू डी और ए पी बराबर ही है, तो यानी कि ए बी बराबर सी डी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ओ क्यू डी और दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी से। पहला तो दोनों में यानी कि ओ ए बराबर ओ डी है, साफ दिख रहा है ओ ए बराबर ओ डी, ये यानी कि क्या है वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यानी कि ये क्या है भुजा है एक तरीके से। दूसरा कंडीशन है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आमने सामने के एक, इनको क्या बोलते हैं हम लोग
इनको बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी कि आमने सामने के जब दो लाइनें एक दूसरे काटती होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि एंगल ए ओ पी और एंगल क्यू ओ डी ये दोनों बराबर होंगे, ये क्या है, कोण है, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है कि सी डी और ए बी ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और कंडीशन ये सिद्ध कर सकते हैं कि एक और कोण बराबर हो जाए तो कोण भुजा कोण के नियम से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दो भुजाएं समांतर दे रखी हैं और एक लाइन हम लोग मान लेते हैं ये काट रही है, ठीक है, एक तिरक लाइन काट रही है इसको। ये हम जरूर नहीं कि ए डी माने हम लोग क्यू पी को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जरूर नहीं कि इसको 90 डिग्री मान के ही चलें। वैसे हम लोग नहीं दे रखा होगा तो 90 डिग्री मान के ही चलेंगे। अगर नहीं मान के चलेंगे तो यहाँ से भी सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये बराबर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए पी ओ और एंगल ओ क्यू डी ये भी बराबर हो जाएंगे कोण, ठीक है। और इस केंद्र से उस जीवा पर डाला गया लंब इसको बराबर भागों में बांटता है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए कोण भुजा कोण के नियम से। अतः ए पी बराबर क्यू डी के बराबर हो जाएगा और ए पी ही किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के, यानी कि सी क्यू। यानी कि हम इसको क्या मान के चलेंगे कि केंद्र से जीवा पर लंब है तो इसको बराबर भागों में बांटता है, तभी हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि ए बी बराबर सी डी है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। छोटे क्वेश्चन है, बस ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों को जो प्रमेय है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, एकदम रट जानी चाहिए, क्योंकि एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग कौन कौन सी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र होता है और उसका परिवृत्त का केंद्र, जिसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, संपाती होते हैं, मतलब एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया है समबाहु त्रिभुज, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे इसके। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए से एक माध्यिका डालेंगे बी सी पर, ठीक है। अब दो, इसको एम मान लेते हैं। अब दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ए एम सी। देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए एम और ए एम ये दोनों कॉमन है, ये भुजा है, ठीक है, यानी कि ये साइड है। और ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, और ये माध्यिका है तो ये और ये बराबर होगी, यानी कि बी एम बराबर एम सी। तो ये दोनों त्रिभुजों में ये क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ठीक है। जब सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, यानी कि एंगल नंबर 1 भी और एंगल नंबर 2 ये बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि सेम होंगे और इक्वल होंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये सीधी रेखा है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 1 और 2 बराबर है, ठीक है। तो एंगल 2 को हम लोग एंगल 1 लिखेंगे, तो एंगल 1 जब सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही क्या होती है, लंब समद्वि भाजक होती है, यानी कि
जो माध्यिका है वही क्या है, इसका लंब है, और वही क्या कर रही है, इसको समान दो भागों में बांटती है। यानी कि जो माध्यिका है वही क्या होती है, लंब समद्विभाजक भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये था, इसी तरीके से इस पे डालेंगे लंब, उसके लिए भी सेम कंडीशन है। इसके लिए इसकी भी माध्यिका डालेंगे तो वही कंडीशन सेम है। अब जो ये सेंटर बना है बीच में ये, ठीक है, ये जो सेंटर बना है ये समबाहु त्रिभुज का एक तरीके से केंद्रक हो गया। यानी कि बीच वाला जो ये वाला दूरी भर के जब एक वृत्त खींचेंगे अंदर वाला तो उसका सेंटर ये हो जाएगा। ठीक है, और जब त्रिज्या को लेके हम लोग इस बिंदु O से वृत्त खींचेंगे तो उसका ये बड़ा वाला वृत्त बनेगा, जो कि इसको परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही से गोल बन नहीं पा रहा है बट आप लोग समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लंब समद्विभाजक तीनों जो खींचेंगे, इसका इसका और इसका, ये दोनों जो प्रतिच्छेद करेंगे, ये दोनों जब जहाँ जहाँ पर काटेंगे, ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, और इसके परिवृत्त का भी केंद्रक, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से ये इसी को ही केंद्र मानेंगे हम लोग। ठीक है, यही क्या होगा, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, वही इसका क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि उसी से और इन त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है इनको एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या मानकर खींचेंगे तो इसका परिवृत्त बनेगा, वही क्या हो जाएगा, इसका परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक जो एक वृत्त खींचेंगे उसका केंद्र, ठीक है, और बाहर वाले का केंद्र वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप बच्चों कि मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझते जाएँ ऐसे ही। और आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछें, कोई झिझक करने की बात नहीं है, मैं आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज जितने क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए, अब चलते हैं कुछ प्रमेय हैं उनको देखते हैं। तो आज की प्रमेय है प्रमेय नंबर 5। प्रमेय नंबर 5 में कहा गया है कि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती हैं, यानी कि समान दूरी पर होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है, एक ये वाला वृत्त दे रखा है और एक ये वृत्त दे रखा है, ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं और ये जीवाएं हैं दोनों की, एक इसकी जीवा है PQ और दूसरे वृत्त की जीवा है RS। ठीक है, ये समान जीवाएं हैं। ठीक है, तो अगर कहा गया अगर ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक है, तो उनकी जीवा के केंद्र से दूरी समान होती है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है, पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त है C जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है, इसकी जीवा क्या है PQ, और दूसरा वृत्त है C जिसका केंद्र है O' और त्रिज्या है R, इसकी जीवा है RS। ठीक है, चित्र में प्रमेय में पहले ही कहा गया है कि एक वृत्त या फिर सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं। ठीक है, समान जीवाएं मतलब यानी कि PQ किसके बराबर है, RS के। ठीक है, ये दिया गया है, सिद्ध करना है हमको कि जीवा जो है PQ की केंद्र से दूरी और RS की केंद्र से दूरी समान है, यानी कि OL बराबर O' यानी कि सर्वांगसम वृत्त है तो उनकी त्रिज्या वो तो कॉमन होगी ही, और इसमें जब सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी केंद्र से दूरी भी समान सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है कि OL बराबर O' है, जहाँ L और M क्रमशः O से L क्या है, L जो है ये पहले वाले वृत्त में केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब है, इसी तरीके से M क्या है दूसरे वाले वृत्त में O' से इस जीवा पर डाला गया लंब है RS जीवा पर। ठीक है, तो इनके पाद हैं, ठीक है, लंब पाद हैं, ये लंब पाद के बिंदु हैं। ठीक है, हम रचना करेंगे, रेखाखंड OR और OR' खींचिए, यानी कि
ओ पी और ओ डैश आर हम लोगों ने ये खींची एक तरीके से त्रिज्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है। यानी कि ये क्या है, दोनों की त्रिज्याएं हैं, सर्वांग समरहता है तो इनकी त्रिज्याएं भी समान है। अब हमको सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमित 3 के अनुसार हमने क्या देखा था, उसमें देखा था हम लोगों ने कि वृत्त के केंद्र से जिया पर डाला गया लंब जो होता है उसको समान भागों में बांटता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो पी एल है वो एल क्यू के बराबर है और जो आर एम है वो एम एस के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, लंब है, ठीक है, इस जीवा पर। दो सर्वांग समवृत्तों की कंडीशन ऊपर दे रखी है क्वेश्चन में, उसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे। दो त्रिभुज ले लेंगे, ये दोनों त्रिभुज, पहली बार वृत्त में ये वाला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज और दूसरे वाले में ये वाला त्रिभुज है। दोनों में हम देखो क्या करेंगे, ये जो पी एल है इसको क्या लिखा गया है, हाफ टाइम्स ऑफ पी क्यू, यानी कि पी एल और एल क्यू ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये लंब है जीवा पर तो दोनों बराबर भागों में बांटेगा। तो पी एल जो है वो पी क्यू का आधा है और वही किसके बराबर है, आर एम के, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्वांग समवृत्त हैं, पहले से प्रमेय में कहा गया है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन सिद्ध होगी दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सम होने के लिए कि दोनों की त्रिज्या कॉमन है, यानी कि समान है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि दोनों का एंगल समान है, ठीक है। तो ये समकोण कर्ण भुजा प्रमेय के अनुसार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी सारी चीज़ें समान होंगी, अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र से जीवा की दूरी भी समान होगी, यानी कि अथा ओ एल बराबर ओ डैश एम, ठीक है बच्चों। तो ये थी प्रमेय नंबर 5, अच्छी थी, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगली प्रमेय पर। अगली है अपनी प्रमेय नंबर 6। प्रमेय नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोशिश करना है कि इसको बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। इसको हम लोग पहले से डबल स्टार मार्क कर लेते हैं। देखो ये प्रमेय थोड़ी कठिन होगी, ठीक है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, बट आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी जो थ्योरी है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो इसमें जो सिद्ध करके दिखाया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रमेय नंबर 6 क्या है, इसमें कहा गया है कि वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो जहाँ तक लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय कह रही है कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कोई चाप है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु P मान लेते हैं और ये Q हो गया, तो एक चाप क्या हो गया PQ, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु O है तो इसको O से मिलाएंगे इन दोनों बिंदुओं को, तो चाप क्या है, PQ एक चाप है, ठीक है। इसके सापेक्ष मतलब वृत्त के एकांतर खंड, मतलब कोई एक ऐसा वृत्त का कोई बिंदु लेंगे जो वृत्त पे होगा और वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगा तो उसको वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। मतलब वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक तरीके से वो वृत्त का खंड हो जाता है, यानी कि एकांतर खंड कहलाता है वो। उसके किसी एक बिंदु पर मतलब इस चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पे कह रहा है कि ये वाला चाप द्वारा बनाया गया कोण और इसके एकांतर खंड के किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दुगना होता है, यानी कि ये 2 थीटा होगा। यही इसमें प्रमेय में हम लोग को सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले से ही 3 डायग्राम पहले से दे रखे हैं, 1 2 और 3। इसमें दिया हुआ क्या है, एक वृत्त दे रखा है C, इसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है R है, ठीक है। इसका चाप PQ है, PQ क्या है, इसका एक चाप है, इसमें P अथवा Q को छोड़कर QP में एक बिंदु R है। देखो चाप अगर PQ बन रहा है, ठीक है, देखो इसमें ये वाला चाप बन रहा है, ये चाप बन रहा है, ठीक है। चाप तो ये है, अगर कह रहा है कि चाप PQ है तो चाप PQ का मतलब है कि उसका चाप का ये वाला एरिया, ठीक है।
लेकिन जो बिंदु आर यहाँ पे दिखाया गया है वो चाप पी क्यू में नहीं है, वो किस में है, क्यू पी में, यानी कि ई बड़े वाले चाप में है। मतलब ये बड़ा वाला, इसको हम रेड कलर से दिखा देते हैं। इस बड़े वाले की चाप की बात के रखिए, तो जो बिंदु आर है वो यहाँ कहीं है, तो इसलिए क्या रखा है कि चाप क्यूपी में है बिंदु आर है, यानी कि बिंदु आर कौन से है, दूसरे वाले चाप में है, जो कि क्या है, क्यूपी। ठीक है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि जो चाप द्वारा बनाया गया एंगल जो है, यानी कि पी क्यू जो चाप है उसके द्वारा केंद्र में जो एंगल बनाया गया है ये वाला, ये कितना है, जो एकांतर खंड पे बनाए गए कोण का दुगना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसी तरीके से हम लोग 2 कंडीशन और ले ली हैं कि रचना हम लोगों ने क्या की है, पहले रचना देख लेते हैं। रचना की है कि आर को हम लोगों ने क्या किया, आर को ओ से मिलाते हुए, यानी कि पहले वाले डायग्राम की बात कर रखी है कि आर को ओ से मिलाते, यानी कि केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींची और जिसको आगे तक बढ़ाया। ठीक है, और बिंदु पी और क्यू को मिलाते हुए एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींची और इस आर को ओ से मिलाते हुए आगे तक खींचा जो चाप को एम पर काटता है। ठीक है, एम तक बढ़ाई अथा किरण आर ओ एम खींची हम लोग। ठीक है ना, आर ओ एम एक किरण हो गई जो कि हम लोगों ने खींची है। किरण क्या हो, मतलब किरण मतलब होती है कि एक बिंदु फिक्स होता है दूसरा नहीं होता है, एरो दिखाया गया है यानी कि आगे तक जा रहा है ये। ठीक है, उपपत्ति में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है उपपत्ति में, इसमें 3 अलग अलग स्थितियाँ दे रखी हैं जांच करने के लिए। पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि पी क्यू, पहले वाले चित्र में कि पी क्यू यहाँ पे एक लघु चाप है, दूसरे वाले चित्र में पी क्यू यानी कि ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला, तो ये पूरा अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में दे रखा है कि पी क्यू एक अर्धवृत्त है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या है कि पी क्यू एक दीर्घ चाप है, यानी कि पी क्यू ये बड़ा वाला एरिया जो बन रहा है, ठीक है, ये पूरा एक दीर्घ चाप है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम लोग को ये सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि 3 कंडीशन हो सकती हैं, उस हिसाब से यहाँ पे तीनों कंडीशन को दिखाया गया है। इन तीनों स्थितियों में क्या है कि एंगल क्यू ओ एम, यानी कि क्यू ओ एम, देखिए इस वाले एंगल की बात कर रखी है यहाँ पे, क्यू ओ एम, ये किसके बराबर है, ये अंदर के 2 त्रिभुज के बराबर होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज होता है ऐसा, ठीक है, और उसका ये बाहरी जो कोण होता है, ठीक है, जो बाहरी कोण होता है वो अंदर के 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम होती है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज लिया गया है, ये वाला त्रिभुज ओ आर और क्यू, कौन सा त्रिभुज लिया गया है, त्रिभुज ओ आर क्यू में बात कर रखी है। तो ये जो बाहर का एंगल ये बन रहा है और इसके सम्मुख कोण कौन से हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा यानी कि ओ आर क्यू, यानी कि ओ आर क्यू, और दूसरा हो जाएगा ओ क्यू आर, यानी कि ओ क्यू आर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि त्रिभुज का बाह्य कोण 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने। अब देखिए एंगल पी ओ एम, पी ओ एम क्या है, पी ओ एम, अब ये वाला एंगल की बात कर रखे हैं। ठीक है, इसी वाले त्रिभुज में अब इस वाले एंगल की बात कर रखी है, पहले वाले चित्र में पी ओ एम क्या है। इसी तरीके से ये वाला दूसरा वाला हम लोग चित्र लेंगे, सॉरी दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे ओ आर पी, तो ये जो वाला एंगल जो है वो बाह्य कोण हो जाएगा, तो इसके अंदर के 2 एंगल इसके योग के बराबर होंगे, यानी कि ओ आर पी और ओ पी आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है ओ आर पी और ओ पी आर। ठीक है, और ओ क्यू बराबर ओ आर है जो कि त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू और ओ आर और ओ पी ये तीनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर हैं, त्रिज्या के। ठीक है, इसको हम लोगों ने आर मान लिया। ठीक है,
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंगल ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू है, यानी कि ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू। आइए ऊपर देखते हैं, ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू, यानी कि ओ क्यू आर बराबर ओ आर क्यू है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस केंद्र से ऐसा वृत्त बन रहा है, ठीक है, ये ओ आर क्यू है। सॉरी, इस वाली लाइन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें ये भी आर है, ये भी आर है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं, उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ओ आर क्यू और ओ क्यू आर भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो वही वाली यहाँ पे थ्योरम यहाँ पे अप्लाई की गई है। इसी तरीके से ओ पी आर बराबर ओ आर पी, यानी कि दूसरे वाले त्रिभुज में ओ पी आर और ओ आर क्यू, यानी कि ओ पी आर और ओ पी आर और ओ आर क्यू, ओ आर पी हो गया, तो सॉरी यहाँ पे ओ आर पी, हाँ ठीक है, ओ आर पी है, ये वाले दूसरे वाले त्रिभुज में भी समान होंगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सिद्ध हो गई। मतलब एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोगों ने जो जो भी थ्योरम पढ़ी थी उससे ये सब लिखा हुआ है उसके हिसाब से। अतः हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ओ एंगल क्यू ओ एम, यानी कि इस वाले की बात कर रखी है, इस वाले इक्वेशन की। इसमें थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा वैसा हो जाएगा, इसलिए हम लोग अच्छा अच्छा साफ सुथरा पढ़ेंगे। क्यू ओ एम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओ क्यू आर, यानी कि ओ क्यू आर को क्या लिख लेंगे हम लोग, ओ आर क्यू लिख लेंगे, ठीक है। तब इसमें जब ओ क्यू आर को एंगल ओ आर क्यू लिखेंगे तो एंगल ओ क्यू ओ एम बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना एंगल ओ आर क्यू के, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे इस वाले इक्वेशन में, मतलब इसको हम लोग मान लेंगे पहला इक्वेशन और इसको मान लेंगे दूसरा इक्वेशन। तो दूसरे इक्वेशन में भी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे एंगल पी ओ एम बराबर 2 गुना एंगल ओ आर पी, ठीक है, ये हो गया। स्थिति एक से, यानी कि स्थिति एक कौन सी थी, ऊपर देखते हैं हम लोग। स्थिति एक थी कि जब पी क्यू एक लघु चाप है, तो जब पी क्यू एक लघु चाप है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल क्यू ओ एम किसके बराबर है, एंगल पी ओ क्यू के, यानी कि ऊपर देखिए, चलिए समझते हैं। यानी कि एंगल पी ओ एम और क्यू ओ एम, यानी कि पी ओ एम और क्यू ओ एम, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये किसके बराबर दिखाया गया है, एंगल पी आर या पी ओ क्यू। पी ओ क्यू कौन सा एंगल है, पी ओ क्यू, यानी कि इस वाले एंगल को जोड़ेंगे और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल कितना बन जाएगा, एंगल पी ओ क्यू। इसमें कुछ नई बात नहीं है, वही दो नए एंगल को जोड़ के एक एंगल बन रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि चाप पी क्यू है, ठीक है। अब चाप पी क्यू का जो एंगल बन रहा है, तो चाप पी क्यू क्या हो जाएगा, पी ओ एम, और एंगल पी ओ एम को क्या लिख लिया यहाँ पे, पी ओ एम को लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ ओ आर पी। इसी तरीके से क्यू ओ एम को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू, यानी कि ओ आर पी और ओ आर क्यू, ऊपर देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, देखिए यहाँ पे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। पहले इसमें कहा गया है कि एंगल
ओ आर पी, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरे एंगल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो दो यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में ओ आर पी प्लस ओ आर क्यू, जो कि किसके बराबर होगा? एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, अब स्थिति नंबर 2 में, स्थिति नंबर 2 क्या है? एंगल पी ओ एम और एंगल क्यू ओ एम, यानी कि जब पी को जो चाप है वो अर्धवृत्त है, जब अर्धवृत्त है तो एंगल पी ओ एम और क्यू ओ एम, ऊपर देखते हैं समझने के लिए, पी ओ एम और क्यू ओ एम, यानी कि ये वाला पी ओ एम और क्यू ओ एम, ये वाले दोनों एंगल, ये पूरा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होगा? 180 डिग्री, जो कि किसके बराबर है? चाप पी क्यू के। तो चाप पी क्यू क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे पी ओ एम को वही इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। पी ओ एम को इक्वेशन नंबर 3 से 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ आर पी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको पी आर क्यू लिखेंगे। यहाँ पे दो को जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू, जो कि किसके बराबर होगा? एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, यानी कि इन दोनों के एंगल को जोड़ने पर एक पूरा एंगल बनेगा, जिसको और क्या लिख सकते हैं? एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तीसरी स्थिति बन रही है कि जब वो दीर्घवृत्त हो, जब दीर्घवृत्त होगा तो उस कंडीशन में एंगल पी ओ एम और क्यू ओ एम, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे दिखाया गया है कि 180 डिग्री माइनस पी ओ आर प्लस 180 डिग्री माइनस क्यू ओ आर। अब इसको हम लोग ऊपर चित्र में देखते हैं। ये है तो काफ़ी इजी प्रमेय, क्योंकि सिर्फ प्रमेय का होता है, प्रमेय मतलब होता है जो क्वेश्चन में कुछ आते हैं उसमें ये वाले प्रमेय का कोई अंश रहता है कि अच्छा ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में अच्छा ये वाले प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सिर्फ याद रखने के लिए चीज़ होती है। ये सिर्फ जब आप लोग सिद्ध करने की बात होती है तो उसको समझना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी स्टेप होती हैं। ठीक है, तो बार बार चित्र देखो पहले, फिर इक्वेशन देखो, फिर बाद में डायग्राम देखो, फिर इक्वेशन देखो, तो ऐसा करते करते उस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग समझ में आ गया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखिए तीसरी वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। इसमें एंगल पी ओ एम, ये वाला एंगल, और एंगल क्यू ओ एम, ये क्या हो जाएंगे? इसको लिखा गया है 180 डिग्री माइनस पी ओ आर, यानी कि पी ओ आर, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक तरीके से। देखो देखो ये वाला है, देखो ये तो पूरी सीधी लाइन है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब 180 डिग्री बनेगा और सिर्फ ये वाला एंगल, इतना एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल, यानी कि जी पी ओ एम को हम लोग क्या ले सकते हैं? सॉरी सॉरी, इधर वाली एंगल की बात कर रखी है, ये वाला एंगल क्या ले सकते हैं? ये एंगल तो पी ओ आर है पहले से ही, और ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये क्या होगा? 180 डिग्री में से अगर इधर वाला एंगल माइनस कर देंगे तो इधर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला 180 डिग्री में से जब एंगल आर ओ क्यू या फिर क्यू ओ आर माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 180 और 180 जुड़ जाएंगे, 360 हो जाएगा, और ये एंगल जो लिखे हैं इनको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब एंगल पी ओ आर
प्लस एंगल क्यू ओ आर। ऊपर जब डायग्राम में देखेंगे तो इन दोनों को और कैसे लिख सकते हैं, एक ही एंगल बन जाएगा दोनों को मिला के, वो बनेगा एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू। देखते हैं ऊपर क्या बन रहा है। 360 डिग्री माइनस पी ओ क्यू, यानी कि इसको पहले हम मिटा लेते हैं। यानी कि पूरे में से 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला चाप निकल के आएगा। यही क्या है, पी क्यू चाप है, जो कि दीर्घवृत्त वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू को, ये कि यही चाप पी क्यू है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि चाप पी क्यू जो है उसके द्वारा बनाया गया केंद्र पर एंगल जो है वो एकांतर खंड पर बनाए गए एंगल के दोगुना होता है। ठीक है, प्रमेय 6 में आर जो है वो चाप के सापेक्ष एकांतर खंड में एक बिंदु है। एकांतर खंड मतलब किसी वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया खंड होता है, उसको एकांतर खंड बोलते हैं। इससे यह तुरंत पता चल जाता है कि एकांतर खंड के किन्हीं दो बिंदु पर चाप पी क्यू द्वारा अंतरित कोण बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, ये जीवा है, ये केंद्र है। ठीक है, तो एकांतर खंड मतलब ये वाला एक खंड हो गया। एकांतर खंड पे बिंदु मान लीजिए कि आर है और दूसरा एकांतर खंड बिंदु ये एस है। ठीक है, तो एस है और ये पी है, ये क्यू है। तो एंगल पी एस क्यू और एंगल पी आर क्यू एकांतर खंड पे ही बिंदु हैं दो। ठीक है, तो उनके द्वारा बनाए गए एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, ये किस चाप के अंदर आते हैं, चाप पी क्यू के द्वारा अंतरित कोण होंगे। ठीक है, जो कि बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रमेय नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा टाइम लगा बट कोई ना। कुछ प्रमेय ऐसी हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, कुछ प्रमेय ऐसी हैं कि वो तुरंत ही 1 मिनट में ही हाल सॉल्व करके आप लोगों को समझा दी जाएँ। लेकिन इसमें तो थोड़ी इक्वेशन थी, बार बार आप लोगों को डायग्राम देखना पड़ रहा था, इसलिए में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रमेय नंबर 7। प्रमेय नंबर 7, प्रमेय नंबर 7 क्या है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, इसमें एकांतर खंड पे ये कोई बिंदु है, यानी अर्धवृत्त पर एक एकांतर खंड में कोई बिंदु है, तो वो जो है परिधि पर समकोण बनाता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें दिया गया क्या है, एंगल ए सी बी। ए सी बी जो कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त ए सी बी में बना है, यानी कि एक कोण है जो कि अर्धवृत्त ए सी बी, ऊपर वाला जो अर्धवृत्त है इसमें बना एक कोण है। हम लोग को सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री है। इसकी उपपत्ति में क्या लिखा है वो समझ लेते हैं। चाप ए बी वृत्त के केंद्र बिंदु ओ पर एंगल ओ ए बी तथा परिधि के शेष भाग पर स्थित बिंदु सी पर एंगल ए सी बी बनाती है। ठीक है, चाप ए बी है, ये कि वृत्त के केंद्र बिंदु है ओ पर एंगल ए ओ बी बनाता है, यानी कि एंगल ए ओ बी बना रहा है ये। ठीक है, 180 डिग्री। और परिधि के शेष भाग पर स्थित एक बिंदु सी है जहाँ पे एंगल ए सी बी बना रहा है। एक ए ओ बी है और एक ए सी बी है। एंगल ए ओ बी ये दिख रहा है कि अर्धवृत्त है, तो ये 180 डिग्री हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के है। ठीक है, ये उपपत्ति में लिखेंगे हम लोग। परंतु एंगल जो ए ओ बी है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो ए ओ बी को यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोगों ने, यहाँ से रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी से। तो ए सी बी यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 90 डिग्री। ये हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रमेय नंबर 7। अब इसकी एक उप प्रमेय है, उसको भी समझ लेते हैं। एकांतर खंड में लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड के दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। अब चलिए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है
तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। इसमें एक लघु चाप है PSQ, यानी कि PSQ ये वाला। एकांतर खंड में, ये एकांतर खंड में PRQ एंगल, PRQ ये वाला एंगल बनाता है। और दीर्घ चाप PRQ यानी कि ये बड़ा वाला चाप, ये एकांतर खंड में P एंगल PSQ यानी कि ये वाला एंगल बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है। इसमें एक चाप ये है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई Q है, ठीक है। तो एक तरीके से एक चाप है, ठीक है। तो इसके द्वारा अगर कोई एकांतर खंड बनेगा तो वो इससे अपोजिट साइड में बनेगा, ठीक है। ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल ये वाला होगा। उसी कंडीशन में चाप अगर ये बड़ा वाला लें, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अगर हम बड़े वाले चाप की बात करें, यानी कि इस बड़े वाले चाप की बात करें, ये वाला चाप, तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल क्या होगा, इसी यही दो सेम पॉइंट होंगे। ये चाप इसका बड़ा वाला हो जाएगा, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण एकांतर खंड पर इधर होगा, ठीक है। यानी कि इस रेखा एक खींचे काल्पनिक, इसके दूसरी साइड होगा, ठीक है। ये इसका एक, इसके द्वारा बनाया गया, चाप द्वारा बनाया गया एक एकांतर खंड में कोण होगा, ठीक है। ये सब बनाते हैं, ठीक है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि एंगल PRQ एक न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम है, और एंगल PSQ अधिक कोण है, ठीक है। तो ये हम लोग को दोनों को सिद्ध करना है। इसकी उपपत्ति में क्या लिखा हुआ है, चाप PSQ एक लघु चाप है, यानी कि नीचे वाले चाप की बात कर रखी है, एक लघु चाप है। और R जो है वो QP यानी कि इधर है, ये QP इस बड़े वाले चाप में, और Q के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है, यानी कि PSQ एक लघु चाप है, और R जो है वो QP यानी कि चाप है, QP है एक, इसमें R एक बिंदु है, ठीक है। P और Q के अतिरिक्त, अच्छा, यानी कि इसी चाप पर दो बिंदु तो पहले से ही हैं, PQ, और R एक अतिरिक्त बिंदु है, या ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ यानी कि PRQ ये किससे छोटा है, चाप PSQ यानी कि PSQ यानी कि 180 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल 2 टाइम्स ऑफ PRQ बन रहा है, यानी कि PRQ बन रहा है, ये जो बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये चाप PSQ द्वारा बनाया गया कोण है, ठीक है, एकांतर खंड पे, जो कि किससे छोटा है, 180 डिग्री से। यहाँ पे 2 टाइम्स क्यों लिखा है, यहाँ पे 2 टाइम्स इसलिए लिखा है क्योंकि चाप द्वारा बनाया गया आंतरिक कोण जो होता है, यानी कि चाप द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो एकांतर खंड पे बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो इस चाप द्वारा बनाया गया कोण इस एकांतर खंड में बनाया गया कोण का दुगना होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है। और यही किसके छोटा है, 180 डिग्री से। तो एंगल PRQ को लिखेंगे, तो जो गुणा में 2 लिखा है वो उधर भाग में चला जाएगा, तो 180 डिग्री बटे 2 यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा, अतः PRQ एक न्यून कोण है। यहाँ पे 180 डिग्री से छोटा क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं जो PSQ एक लघु चाप है, जो कि एक न्यून कोण तो है ही, तो न्यून कोण यानी कि 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। चाप ये छोटा चाप है ना, तो ये 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो उसी लिए हम लोगों ने यहाँ पे 180 डिग्री से छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए कि ये एक न्यून कोण है, तभी ये सिद्ध हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है
जो चाप है ये तो अर्धवृत्त नहीं है। अर्धवृत्त में जब चाप बनता है तो वो 180 डिग्री से बनता है, और जो उससे छोटे चाप होते हैं वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने लेस देन 180 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया पहला वाला कि एंगल पी आर क्यू एक न्यून कोण है। अब दूसरा सिद्ध करेंगे, पी आर क्यू एक दीर्घ चाप है, यानी कि पी आर क्यू यानी कि ये बड़ा वाला, ठीक है, बाहर वाला चाप ये एक दीर्घ चाप है। और एस, ठीक है, ये चाप पी क्यू में पी और क्यू के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है, वही यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि ये दीर्घ चाप में एस एक अन्य बिंदु है। ठीक है, यानी कि ये जो चाप बन रहा था पी क्यू, उसमें एस एक अतिरिक्त बिंदु है, किसके, पी और क्यू के, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो चाप लिखेंगे बड़ा वाला चाप, यानी कि चाप पी आर क्यू, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 गुणा एकांतर खंड पे बनाए गए कोण के, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी एस क्यू के। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने प्रमेय सिद्ध की थी, उसी के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देख रहे हो आप एक दूसरे के प्रमेय एक दूसरे के में कैसे काम आती हैं। अब एंगल पी आर क्यू क्या है, चाप, यानी कि पी आर क्यू ये बड़ा चाप है। ठीक है, तो किससे छोटा है ये, यानी कि पूरा चाप जो बन रहा है, जो पूरा चाप होता है, यानी कि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल पी आर क्यू को हम लोग क्या लिख लेंगे, ये पूरा 360 डिग्री तो होगा नहीं, 360 डिग्री से छोटा होगा, तो 360 डिग्री में से जो छोटा वाला चाप बन रहा था उसको घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं ये अर्धवृत्त से बड़ा है, तो 180 डिग्री यानी कि ग्रेटर देन 180 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, और एंगल पी आर क्यू, सॉरी, ये चाप पी आर क्यू को क्या लिख लिया यहाँ पे, 360 डिग्री माइनस चाप पी एस क्यू से। ठीक है, तो जब इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एंगल पी एस क्यू किससे बढ़ा जाएगा, 90 डिग्री से। अतः हम लोग कह सकते हैं कि एंगल पी एस क्यू एक अधिक कोण है। ठीक है बच्चों, तो ये भी अच्छे प्रमेय थी, ये थी इसकी उप प्रमेय, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। आई होप कि ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रमेय को समझते हैं। यहाँ पे एक प्रमेय लिखी हुई है, ये प्रमेय नंबर 7 का विलोम है, यानी कि उसमें क्या दे रखा था कि अर्धवृत्त दे रखा है। ठीक है, तो परिधि पे अर्धवृत्त के एकांतर खंड में बनाया गया कोण समकोण होता है, वो सिद्ध करना था। इसमें कहा गया है कि एक एकांतर खंड में वृत्त के किसी बिंदु पर समकोण अंतरित करने वाला वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि वृत्त का चाप अर्धवृत्त होता है। ठीक है, इसमें उल्टा करना है सिद्ध। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है, एक चाप है पी क्यू, पी क्यू चाप है एक ये वाला, अपने एकांतर खंड में स्थित आर पर समकोण बनाती है, अर्थात एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है। ये प्रमेय में हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि चाप पी क्यू जो है वो एक अर्धवृत्त है। उपपत्ति में क्या दिया हुआ है कि एंगल पी आर क्यू पहले से 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका डबल करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 180 डिग्री क्या है, ये चाप पी क्यू, यानी कि 180 डिग्री बन जाएगा, तो ये चाप पी क्यू बन जाएगा ना, यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं हम लोग, तो ये चाप पी क्यू बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 180 डिग्री किसके बराबर है, चाप पी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो चाप पी क्यू बराबर, अब 2 टाइम्स ऑफ पी आर क्यू को क्या लिख लिया यहाँ पे, 180 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं चाप जो पी क्यू बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि चाप पी क्यू एक अर्धवृत्त है। यहाँ पे इति सिद्ध हो गया। तो ये थी प्रमेय नंबर 7 का विलोम। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगली प्रमेय समझते हैं। प्रमेय नंबर 8 है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। सिंपल सा है, 3 चित्र दे रखे हैं। ठीक है, ये वृत्तखंड बन रहे हैं। ठीक है, एकांतर खंड में ये वृत्तखंड बन रहे हैं एकांतर खंड में, तो ये एंगल मतलब ये वृत्त के खंड बन रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। दिया हुआ है
कि ओ केंद्र वाले वृत्तखंड BACD में, यानी कि ओ वृत्त है, इसमें वृत्तखंड क्या है BACD, सॉरी BADC, एक वृत्तखंड है BADC, ये वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है। इसमें एंगल BAC और BDC स्थित हैं, यानी कि BAC और BDC दो स्थित हैं। सिद्ध करना है कि एंगल BAC और BDC बराबर है। इसको और आगे समझते हैं। उपपत्ति में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही BC केंद्र पर, क्योंकि एक ही चाप BC केंद्र पर एंगल BOC और परिधि पर BAC बनाता है, यानी कि BOC ये वाला है और BAC ये परिधि पर बनाता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है, ठीक है। इसी प्रकार एंगल BOC ये BAC और BDC ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे BAC को BDC लिखा हुआ है, अतः हम लोग कह सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी कि दोनों तरफ BOC और BOC लिखा है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल BDC, यानी कि कह रखा है यहाँ पे, क्योंकि एंगल BDC एक तरीके से ये भी परिधि पर कोण बन रहा है, तो हम लोग BOC को एक बार BAC की टर्म में लिख लेंगे और दूसरी बार BDC के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BAC BDC के बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना था, ये हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। यहाँ पे एक टिप्पणी लिखी हुई है कि चाहे चाप BADC अर्धवृत्त से बड़ा हो, BADC बड़ा हो चित्र 1 में, चाहे अर्धवृत्त हो, यानी कि चाहे अर्धवृत्त हो चित्र 2 में, चाहे अर्धवृत्त से छोटा हो चित्र 3 में, एक ही उपपत्ति तीनों स्थितियों में लागू होती है। किस ऊपर में क्या बनेगी, किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा, यानी किसी भी वृत्त में एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये सभी एंगल बराबर होंगे परिधि पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये थी प्रमेय नंबर 8, अच्छी थी, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ये सारे प्रमेय आप लोगों को याद रखनी है, हालांकि कुछ कुछ प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने को आएंगी, लेकिन अगर आप हायर लेवल में जाएंगे, जैसे JEE एडवांस की या फिर JEE मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो उनमें आप लोगों को सिद्ध करने को तो नहीं आएगा ना, तो उसमें सिर्फ आप लोगों को प्रमेय याद रखने की, ठीक है। अच्छा, ये वाली प्रमेय थी, इसमें क्या होता था कि अगर, ठीक है, अगर वृत्त में अगर चाप होता है तो उसके द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण सभी बराबर होते हैं, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं प्रमेय नंबर 9 को समझते हैं। प्रमेय नंबर 9 भी अच्छी है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसमें दे रखा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड दो अन्य बिंदुओं पर जो उस रेखाखंड की आविष्ट करने वाली रेखा के एक ओर स्थित है समान कोण अंतरित करता हो, तो ये चारों बिंदु एक वृत्तीय अर्थात एक ही वृत्त पर होते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे यहाँ पे चित्र नंबर 1 में देख सकते हैं कि PQ ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने में रेखाखंड है, ठीक है। ये PQ एक रेखा हो गई, तो उसके दो अन्य बिंदुओं पर, यानी कि दो बिंदु हो गए, एक R और एक S, ठीक है। तो ये रेखा को आविष्ट करने वाली रेखा के एक और स्थित है। आविष्ट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाली, यानी कि इस रेखा के आविष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित है, यानी कि एक ही तरफ है ना, क्योंकि ये PQ एक रेखा है, तो इसके दोनों एक ही तरफ बिंदु R भी है और S भी है। ये समान कोण अंतरित करते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल PRQ और एंगल PSQ ऊपर हम लोगों ने देखा था प्रमेय में, वो यहाँ पे कहा गया है कि प्रमेय में ये समान कोण अंतरित करता हो तो सिद्ध करना है कि ये चारों बिंदु एक वृत्त के अंदर ही होंगे, ठीक है।
तो इसमें दो कंडीशन चित्र में दिखाई गई है। एक बार मान लीजिए कि एस जो है वृत्त के बाहर ले लिया हम लोगों ने कंडीशन बनाने के लिए, और एक बार एस को अंदर ले लिया। यहाँ पे दो बिंदु दिखाए गए हैं, एक एस है और एक एस डैश है। एक बार एस को बाहर दिखाया गया है कि अगर बाहर होगा तो क्या ये प्रमेय सिद्ध होगी, नहीं होगी। तो हम लोग कह सकेंगे कि एस और एस डैश जब एक ही होंगे यानी कि संपाती होंगे तभी ये सिद्ध हो पाएगी प्रमेय। और एक बार एस को अंदर लिया गया है ये दिखाने के लिए कि क्या ऐसी कंडीशन लेते हैं तो ये क्या प्रमेय सही सिद्ध होती है कि नहीं होती है, तो उस कंडीशन को दिखाया गया है। यहाँ पे दिया गया है पी क्यू एक रेखाखंड है और आर और एस रेखाखंड पी क्यू को आविष्ट करने वाली रेखा, यानी कि पी क्यू रेखाखंड को प्रभावित करने वाली रेखा के एक ही ओर से तो अन्य बिंदु हैं। ठीक है, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी एस क्यू, पी आर क्यू और पी एस क्यू ये दोनों बराबर हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है समान कोण अंतरित करता हो। ठीक है, समान कोण अंतरित करता हो मतलब वही कहा गया है कि एंगल पी आर क्यू और पी एस क्यू बराबर हैं। सिद्ध करना है कि पी क्यू आर और एस एक वृत्तीय हैं, यानी कि एक ही वृत्त पर स्थित ये चारों बिंदु हैं। इसकी रचना में क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त खींचे जो तीन असंरेख बिंदुओं पी क्यू आर से होकर जाता है, यानी कि पी पी क्यू आर ये तीन बिंदु हैं। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से होते हुए जाते हुए एक हम लोगों ने वृत्त खींचा, ये रचना में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिद्ध करना मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट याद कर लो, उस वो चीज़ सिद्ध कैसे है, वो चीज़ आई कैसे है, मतलब क्या क्या कंडीशन बनी थी उसको सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अब जब इस लेवल तक आप जब लोग सोचोगे तो आपका माइंड थोड़ा डेवलप होगा सोचने का, क्योंकि जब कठिन कठिन क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो भी आप लोग उनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी डरोगे नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिद्ध करके पूरा समझा रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे सिद्ध हुई है। उपपत्ति में क्या लिखा हुआ है कि यदि बिंदु S इस वृत्त पर स्थित नहीं है तो यह वृत्त P और S से होकर जाने वाली रेखा को एक बिंदु मान लीजिए एस डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने मान लिया कि S इस वृत्त पे नहीं है, ठीक है, तो यह वृत्त P और S से होकर जाने वाली रेखा को, यानी कि P और S से एक रेखा मिलाएंगे, P और S को मिलाएंगे। ठीक है, तो उस रेखा को कहीं काटेगा। ठीक है, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, एस डैश। इस बिंदु को एस डैश मान लिया कि उस बिंदु को एस डैश पर प्रतिच्छेद करेगा अगर एस इस वृत्त पर नहीं स्थित है तो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एंगल पी आर क्यू और पी एस क्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी आर क्यू यानी कि पी आर क्यू और एंगल पी एस डैश क्यू एक ही खंड के कोण है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने प्रमेय में ये सिद्ध किया था कि एक ही खंड के कोण होते तो वो बराबर होते हैं। हम लोग को सिद्ध ये करना है कि ये चारों एक ही वृत्त पर स्थित होंगे चारों बिंदु अगर ये समान कोण अंतरित करते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार इसको एस से बाहर लिया हुआ है ना, तो एस डैश तो वृत्त पे ही है, तो एक खंड में ही बन रहे ना सभी कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे। ऊपर से प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं उसी तरीके से। और पी आर क्यू को हम लोगों ने पी एस क्यू लिख लिया यहाँ पे, तो पी एस क्यू भी एंगल पी एस डैश क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग कह सकेंगे कि परंतु ये तभी संभव है जब एस डैश और बिंदु एस संपाती हो, मतलब दोनों एक ही के ऊपर, यानी कि यही एस डैश है और यही एस होना चाहिए, यानी कि संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अन्यथा या तो एंगल पी एस डैश क्यू पी एस क्यू से बड़ा होगा या एंगल पी एस डैश क्यू एंगल पी एस क्यू से छोटा होगा। इस तरह हमारी ये कल्पना कि बिंदु एस वृत्त पर स्थित नहीं है ये गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि एक बार एंगल छोटा हो जाएगा एक बार एंगल बड़ा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो जाती है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि जब ये चारों बिंदु एक वृत्त पर ही स्थित होंगे तभी ये एकांतर मतलब एक ही खंड के द्वारा जो बने कोण हैं वो बराबर होंगे।
उस कंडीशन में ये चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रमेय जो कि हम लोग ने समझ ली, अच्छी थी। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10 भी काफ़ी अच्छी है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे दो चित्र दे रखे हैं, एक तो पहला दे रखा है नॉर्मल चित्र है जो बनेगा, और दूसरा है कि कुछ घुमा फिरा के वही कंडीशन अप्लाई करके हम लोग इस वाले चित्र में भी यही सिद्ध करना होगा। क्या दिया हुआ है, एक चक्री चतुर्भुज दिया गया है ABCD, चित्र एक में देख सकते हैं। सिद्ध करना है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। रचना में हम लोगों ने लिया है ABCD से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र O है, और OA और OC को हम लोगों ने मिला लिया है किसमें, आकृति नंबर 1 में। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, क्योंकि एकांतर खंड में यानी कि चाप जो बन रहा है AC एक चाप बन रहा है, ठीक है, ये AC चाप है। इस चाप में एकांतर खंड में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ADC, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो एंगल ADC बनेगा इस वाले चाप में, एकांतर खंड में ये कोण अंतरित करता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल जो ADC है यानी कि एकांतर खंड में बनाया गया कोण, ठीक है, इसके केंद्र पर बनाया गया कोण का आधा होता है, ठीक है। तो एंगल D लिख लो या फिर एंगल ADC लिख लो, ये किसके आधा होगा, यानी कि चाप जो AC बनेगा इस चाप का आधा होगा। इस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग एंगल B को भी लिख सकते हैं। एंगल B को लिखने के लिए हम लोग दूसरे वाले चाप को लेंगे, यानी कि इस वाले चाप को, इस वाले चाप में ये वाला एकांतर खंड में कौन बनेगा, एंगल ABC, या फिर इसको एंगल BB लिख सकते हैं। ये किसके आधा होगा, चाप CA के, यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम लोग हमेशा चाप को, तो चाप CA के आधा होगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया, जब जोड़ेंगे तो इधर 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा चाप AC प्लस चाप CA, दोनों चापों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक, क्योंकि पूरा सर्कल बनाएंगे ना दोनों चाप मिलके, तो ब्रैकेट में लिखेगा इसका योग 360 डिग्री हो जाएगा, और बटे में 2 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल D प्लस एंगल B आ गए। और चक्री चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो दो कोणों का योग तो 180 हो गया, ठीक है। तो बाकी दो निकालने के लिए, यानी कि एंगल A और C बचे हैं, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से इन दोनों का जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। और ये कितने थे, 180 डिग्री, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि चक्री चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें एक वैकल्पिक उपपत्ति क्या बनती है, जो कि चित्र 2 में है। इसमें रचना में हम लोगों ने क्या किया था कि A को C से मिला लिया और B को D से मिलाएंगे, ठीक है। अब उपपत्ति में हम लोगों ने लिखा है कि एंगल ACB ADB के बराबर है, कैसे, एक ही खंड के कोण के लिए, यानी कि ACB और ADB यानी कि चाप इसके लिए, इस वाले चाप के लिए, AB चाप के लिए ये एकांतर खंड के कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर चाप BC के लिए लेंगे तो एक ये वाला चाप बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है और एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये भी लिख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो एंगल ADB राइट हैंड साइड में बनेगा प्लस एंगल BDC, और ADB प्लस BDC क्या होंगे, यानी कि ADB और प्लस BDC ये पूरा एंगल बन जाएंगे, जो कि क्या लिख लेंगे हम लोग इसको, एंगल ADC, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ एंगल ए बी सी जोड़ दिया, इधर भी और इधर भी। तब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला इक्वेशन बन जाएगा और राइट हैंड साइड ये वाली बन जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर जो बनी है ये पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बन गया। कौन से वाले त्रिभुज के, मैं यहाँ पे एरिया इसका दिखा देता हूँ। इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बन गया। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ अब ये कि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योगफल है और योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। और एंगल एडीसी यानी कि एडीसी, इसको हम लोगों ने शॉर्ट में क्या लिख लिया, एंगल डी, यानी कि जो बीच वाला अक्षर होता है वो ही हम लोगों ने लिख लिया, एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। उसी तरीके से एंगल ए प्लस एंगल सी निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस इन दोनों जो पहले निकाले थे उनका योग सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री, और ये कितना होगा 180 डिग्री। 360 में से 180 गया तो बचा 180 डिग्री। तो दूसरी कंडीशन में भी हम लोगों को सिद्ध कर लिया है कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, मतलब कि उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रमेय जो कि हम लोगों ने समझ ली। ये थी प्रमेय नंबर 10। अब आज की क्लास की आखिरी प्रमेय है प्रमेय नंबर 11, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रमेय नंबर 11, किसी चतुर्भुज के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। इसमें प्रमेय नंबर 10 का एकदम विलोम है, उल्टा है, सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें दो चित्र दे रखे हैं, ठीक है। चतुर्भुज ABCD जिसमें यहाँ पे दे रखा है कंडीशन कि चतुर्भुज के किसी भी युग्म का योगफल 180 डिग्री हो, यानी कि या तो A प्लस सी 180 डिग्री होंगे या फिर B प्लस डी 180 डिग्री होंगे, ठीक है। 180 डिग्री को यहाँ पे क्या लिख लिया है, यहाँ पे 2 गुणा समकोण। समकोण क्या होता है 90, यानी कि 2 गुणा 90 क्या होगा 180 डिग्री। सिद्ध करना है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पे रचना में लिखा हुआ है कि बिंदु A B और C से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींचिए। इसमें हम लोगों ने भी पहले क्वेश्चन की तरह जो पहले मतलब एक प्रमेय सिद्ध की थी उसकी तरह यहाँ पे भी दो कंडीशन ली है सिद्ध करने के लिए कि मान लेते हैं हम D जो है वृत्त के बाहर है और एक बार D वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वृत्त खींचा जो ABC से होकर जाता है। यदि बिंदु D से होकर नहीं जाता है और वह रेखा AD को E पर काटता है, यानी कि AD को E पर काटता है, यानी कि जो वृत्त जाएगा ABC से, और एक बार अगर D अंदर हो तो रेखा AD को आगे बढ़ाते हुए वृत्त जाएगा तो वो E पर मिलता है वृत्त को, ठीक है। अब यहाँ पे उपपत्ति में लिखा हुआ है कि चतुर्भुज ABCE, पहले वाली कंडीशन को लेकर चल रहे हैं, यानी कि पहले वाले चित्र की तरफ। तो ABCE ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के लिए क्या होती कंडीशन, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल AEC यानी कि AEC ये वाला एंगल प्लस एंगल CBA यानी कि CBA यानी कि ये वाला एंगल बराबर कितना होगा, 2 गुणा समकोण लिखा है, इसको 180 डिग्री भी लिख लेते हैं हम लोग। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल CBA प्लस एंगल ADC ये कितने किसके बराबर लिखा हुआ है, 2 गुणा समकोण। और 2 गुणा समकोण क्या है, ये एंगल AEC प्लस एंगल CBA। तो इसको यहाँ पे इसके जरिए यहाँ पे इसको बदल दिया है, ठीक है। 2 गुणा समकोण के जगह पे एंगल CBA प्लस ADC यानी कि CBA और ADC यानी कि ADC ये वाला, इसको यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, देखिए। और यहाँ पे ये मान लेते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे एंगल CBA कट रहा है तो ADC बराबर एंगल AEC आ गया, यानी कि यहाँ पे पेन को थोड़ा ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कलर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ गया, ठीक है। परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि चित्र 1 में
त्रिभुज EDC का एंगल AEC बहस कोण है, मतलब बाहर है, और एंगल EDC अंतः कोण है, यानी कि एंगल AEC किस कंडीशन में, त्रिभुज जब EDC लेंगे इस वाले त्रिभुज के लिए एंगल जो AEC बनेगा ये बहस कोण है, मतलब त्रिभुज के बाहर है। और एंगल EDC यानी कि EDC ये अंतः कोण है, यानी कि इस त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है। किस कंडीशन में, त्रिभुज जब EDC लेंगे। और चित्र 2 में इसका विपरीत है, जो कि बराबर नहीं हो सकते इस कंडीशन में। अतः ये तभी बराबर होंगे जब हम लोग कहेंगे कि अतः बिंदु ABC से खींचा गया वृत्त बिंदु D से होकर अवश्य जाएगा। जब बिंदु D से होकर अवश्य जाएगा तभी हम लोग कह सकेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे ये तभी संभव होगा जब ABCD चक्रीय चतुर्भुज हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे प्रमेय नंबर 11। आई होप बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग फोकस करेंगे, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 में जितनी भी प्रमेय पढ़ी हैं उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।